हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में काव्य खंड जो पढ़ रहे थे उसके जितने भी पाठ बच गए थे पांचों, उसको हम लोग इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हम लोगों का पहला पाठ क्या है? एक वृक्ष की हत्या। क्या है? एक वृक्ष की हत्या। और इनके लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी। और ये नगर संवेदना के कवि थे। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि कुंवर नारायण जी किस संवेदना के कवि थे, तो आपको बताना है कि वो नगर संवेदना के कवि है। ये प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। और इनके जन्म के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो इसको भी हम लोग जानते हैं कि कुंवर नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था अगर आप लोगों से पूछा जाए तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था। तो आप लोगों को इसके बारे में इतना याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या। कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो पहला ऑप्शन है लुटेरों से, और दूसरा ऑप्शन है देश के दुश्मनों से, और तीसरा ऑप्शन है नादिरों से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नादिरों से। देश को किससे, शहर को किससे बचाने की कोशिश कर रहे थे वो? नादिरों से, क्योंकि नादिर शाह जो है वो एक आक्रमणकारी थे जो कि भारत पे भी किया करते थे। तो इसीलिए कहा गया है कवि के द्वारा कि नादिरों से बचाना शहर को बहुत जरूरी है। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, नादिरों से। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। और अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण जो है कवि हैं किस चीज के? तो अभी इसके बारे में हम आप लोगों को बताए भी है कि कुंवर नारायण जी जो है वो एक नगर संवेदना के कवि हैं। क्या हो जाएगा सही उत्तर? बी नंबर ऑप्शन कि कुंवर नारायण जी किस संवेदना के कवि है। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है कि वो नगर संवेदना के कवि है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? इस प्रश्न में का कहना है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? तो पहला ऑप्शन क्या है? एक वृक्ष की हत्या, और दूसरा ऑप्शन है स्वदेशी, और तीसरा ऑप्शन है भारत माता, और चौथा है हमारी नींद। तो इसमें जो है पेड़ लेखक से ये प्रश्न पूछता है कि आप कौन है। वो पेड़ जो है वृक्ष, वो उनके घर के आगे था जो कि उनसे पूछ रहे हैं और दूर से ही ललकार रहा है कि आप कौन हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक वृक्ष की हत्या। ये पंक्ति जो है इसी पाठ से लिया गया है। और इस पाठ का क्या नाम है? एक वृक्ष की हत्या। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो इसका क्या है? पहला ऑप्शन बीमार आदमी की तरह, और दूसरा ऑप्शन क्या है? राइफिल की तरह, और तीसरा ऑप्शन है कमजोर आदमी की तरह, और चौथा ऑप्शन है थके हुए आदमी की तरह। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बी नंबर ऑप्शन राइफिल की तरह। अब अगला प्रश्न हम लोगों का है चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? अनामिका, और दूसरा ऑप्शन है वीरेन डंगवाल, और तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा ऑप्शन है कुंवर नारायण जी। तो इस पाठ को हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक वृक्ष की हत्या, ये तो कुंवर नारायण जी के द्वारा ही रचित है। ये तो आप लोगों से अगर पूछा जाए प्रश्न कि एक वृक्ष की हत्या किनके द्वारा रचित है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि कुंवर नारायण जी। लेकिन आप लोगों से अगर पूछा जाए कि चक्रव्यूह किनके द्वारा रचित है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि कुंवर नारायण जी। ये भी चक्रव्यूह भी जो है
कुंवर नारायण जी के द्वारा ही रचित है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? दुष्चक्र में श्रेष्ठा, और दूसरा है इन दिनों, और तीसरा ऑप्शन है सदानीरा, और चौथा है ग्राम्या। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन दिनों। बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इन दिनों से ही ये कविता संग्रह संकलित है। और अब अगला प्रश्न है आप लोगों का, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन कौन से है? तो क्या हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन है एक वृक्ष की हत्या, और दूसरा है अक्षर ज्ञान, और तीसरा है प्रेम ऐनी श्री राधिका, और चौथा ऑप्शन है हमारी नींद। तो पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? एक वृक्ष की हत्या। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली, यानी कि एक वृक्ष की हत्या, यानी कि अगर वृक्ष की हत्या होती है, पेड़ पौधे अगर काटे जाते हैं तो पर्यावरण इससे पर्यावरण में जो है पर्यावरण को क्षति पहुंचता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता का विनाश होता है एक वृक्ष की हत्या से। एक वृक्ष नहीं, यानी कि अगर वृक्ष की हत्या पे रोक लगाए हम लोग तो हमारे पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि एक वृक्ष की हत्या जो है पर्यावरण और मनुष्य की सभ्यता की विनाश की अंतर्व्यथा है। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो इस प्रश्न को जो है बार बार रिपीट किया जा रहा है, और इसके बारे में हम आप लोगों को बताए भी है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कुंवर नारायण जी। और अब अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, दूर से ही ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। दूर से ही ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? पत्ते, और दूसरा है फूल, और तीसरा है फल, और चौथा है वृक्ष। तो इस कविता में जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्ष। दूर से ही ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के किससे चिन्हित है? एक वृक्ष से चिन्हित है। वृक्ष के द्वारा ही ललकारा जा रहा है कवि को कि आप कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्ष। डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो ये आप लोगों को पता होगा कि वृक्ष जो है हमेशा चौकन्ना रहता है लेखक के अनुसार कि वो कब आएगा और वो उनसे पूछेगा और ललकारेगा कि कौन है। तो वृक्ष जो है चौकन्ना रहता है। कभी भी जो है अगर उन्हें छाया की जरूरत होती थी वो वहां पे जाके बैठते थे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन वृक्ष। हमेशा चौकन्ना रहता था कि कब कभी आएंगे। तो सी नंबर जो है ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन वीरेन डंगवाल, और दूसरा है दिनकर। ये चौथा है क्योंकि ये सी नंबर जो है पहले होगा। तो इसका सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कुंवर नारायण जी। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी। ये आप लोगों को पता भी होगा, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे अभी तक में। तो इसका सही उत्तर कुंवर नारायण जी हो जाएगा। और हम अब जो है हम लोग
इसी वीडियो में जो 5 चैप्टर को पढ़ने वाले थे, तो अब इस वीडियो का जो हम लोगों का दूसरा ये पार्ट है हमारी नींद। क्या है हम लोगों का अगला पार्ट? हमारी नींद। और इनके रचनाकार कौन है? वीरेन डंगवाल। और ये प्रमुख समकालीन कवि थे। आप लोगों से पूछा जाए कि ये कौन से कवि है, तो आप लोगों को बताना है कि प्रमुख समकालीन कवि थे। और इनके जन्म के बारे में अगर पूछा जाए, और इनके जन्म के बारे में तो आप लोगों से पूछा ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कवि के बारे में और उनके जन्म के बारे में कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्ति नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में। तो आप लोगों को याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 ईस्वी, कीर्ति नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में। ये आप लोगों को याद रखना है। तो अब इस पाठ के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो इस पाठ का पहला प्रश्न क्या है? इस पाठ का पहला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? क्या है प्रश्न कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो पहला ऑप्शन क्या है? इसी दुनिया में। और दूसरा है दुष्चक्र में स्रष्टा। और तीसरा ऑप्शन है पहला पुस्तिका। और चौथा है कवि ने कहा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष्चक्र में स्रष्टा। क्या हो जाएगा? दुष्चक्र में स्रष्टा। तो आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? कई शिशु पैदा हुए थे। और दूसरा है दंगे, आगजनी और बमबारी। और तीसरा ऑप्शन है धमाके से देवी जागरण। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? धमाके से देवी जागरण। गरीब बस्तियों में भी हुआ था धमाके से। धमाके से क्या हुआ था? देवी जागरण हुआ था। तो इसका सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और आप लोगों को याद रखना है। अब अगला प्रश्न है कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? इसी दुनिया में से। और दूसरा ऑप्शन है पहल पुस्तिका से। और तीसरा है दुष्चक्र में स्रष्टा। और तीसरा है आशा दीवार से। तो इस प्रश्न के बारे में तो आप लोग बिल्कुल ही जानते होंगे, क्योंकि ये जो है दोबारा पूछा गया प्रश्न है। तो इसका क्या हो जाएगा? दुष्चक्र में स्रष्टा। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुष्चक्र में स्रष्टा। सी नंबर ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है। अब अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? नींद किसका प्रतीक है? तो पहला ऑप्शन है साहस का। और दूसरा है उम्मीद का। और तीसरा है प्रसन्नता का। और चौथा है आलस का। तो नींद जो है, सोना कभी भी साहस का प्रतीक तो नहीं हो सकता है, और उम्मीद भी नहीं हो सकता है, प्रसन्नता भी नहीं हो सकता। अगर हम ज़्यादा सोए तो हमारे सोने से कोई खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है कि ज़्यादा सो रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है? ऐसा तो नहीं होगा, कभी नहीं। और साहस भी नहीं है, सोने से तो बहुत कुछ है हम लोग खो लेते हैं। इसीलिए हम लोगों को जगना है और संघर्ष करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आलस। हमारी नींद किसका प्रतीक है? आलस का। आलस आता है तभी हम लोग सोते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है आप लोगों को याद रखना है। आलस किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है हमारा नींद। इसलिए हमें ज्यादा सोना नहीं चाहिए। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? आराम। और दूसरा है नींद। और तीसरा है घूमना। और चौथा है संघर्ष।
तो देखिए जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष। हम लोग जितना अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, उतना ज़्यादा जो है सफल होंगे, जो चाहेंगे वो कर सकेंगे, जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे। हम लोगों को आराम जो है ज़्यादा नहीं ढूँढना चाहिए, आराम करने से कुछ नहीं होता है और नींद भी नहीं, सोना भी नहीं चाहिए। हम लोगों को जितना ज़रूरत है सोने का, इतना ही सोना चाहिए और घूमना भी ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों को नहीं चाहिए। हमें अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए अपने जीवन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संघर्ष। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? संघर्ष करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएँगे। तो अब इसका सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोगों का अब है क्या? कि तुर्की के महाकवि नाज़िम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? प्रश्न क्या है कि तुर्की के महाकवि नाज़िम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? तो पहला ऑप्शन क्या है? अज्ञेय। और दूसरा ऑप्शन क्या है? वीरेंद्र डंगवाल। और तीसरा ऑप्शन है जीवनानंद दास और चौथा है रेनर मारिया रिल्के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र डंगवाल। क्योंकि आप लोग इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसके लेखक कौन है? वीरेंद्र डंगवाल जी। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर किसी भी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका जो है उसी उसी लेखक के द्वारा जो है पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो यहाँ तो आप लोगों को आसानी से प्रश्न पता चल जाता है उत्तर कि कौन-सा उत्तर होगा, लेकिन वहाँ आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसा चैप्टर वाइज़ नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र डंगवाल, बी नंबर ऑप्शन। और अगला प्रश्न अब क्या है कि वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो है पहला ऑप्शन क्या है? 1989 में और दूसरा ऑप्शन है 1990 में और तीसरा ऑप्शन क्या है? 1991 में और चौथा है 1992 में। तो ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 1991 में इसका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था? घूमता आईना स्तंभ स्तंभ लेखन किसने किया था? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? अनामिका। और दूसरा ऑप्शन है कुंवर नारायण और तीसरा ऑप्शन है वीरेंद्र डंगवाल और चौथा है अज्ञेय। तो घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन किसने किया था? ये आप लोगों को पता होगा अच्छे से, इस पाठ को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन वीरेंद्र डंगवाल। तो आप लोगों को याद रखना है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं और इसका क्या है प्रश्न कि निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है? निम्न में कौन कवि आदिवासी भी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? दिनकर। और दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और तीसरा ऑप्शन है वीरेंद्र डंगवाल और चौथा है जीवनानंद दास। तो आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद कौन किए हैं? तो वीरेंद्र डंगवाल। आप लोगों को याद रखना है, सी नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वीरेंद्र डंगवाल को जो है किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रश्न में कि वीरेंद्र डंगवाल जी को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किस पे मिला था, किस कृति पे मिला था, तो आप लोगों को याद रखना है। इसका देखिए पहला क्या है? दुष्चक्र में श्रेष्ठा और दूसरा ऑप्शन है इसी दुनिया में और तीसरा है अमृत प्रभात और चौथा ऑप्शन है घूमता घूमता आईना। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसी दुनिया में।
अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वीरेंद्र डंगवाल जी को किस कृति पर रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था, तो आप लोगों को बताना है इसी दुनिया में। इसका बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अब हम लोगों का तीसरा पार्ट है। तो देखिए अब हम लोग इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो 2 पार्ट जो है हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरा है। तो तीसरा पार्ट हम लोगों का क्या है? अक्षर ज्ञान। और ये किनके द्वारा रचित है? अनामिका जी के द्वारा। इनके जो है लेखिका इस पाठ के कौन है? अनामिका जी। और ये समकालीन हिंदी कवित्री थी। ये कौन थी? समकालीन हिंदी कवित्री। और इसके बारे में अगर पूछा जाए आप लोगों से, इसके जन्म के बारे में और कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो ये भी आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका जो है जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर, बिहार में। ये जो हमारी प्रसिद्ध कवित्री है, इनका जन्म बिहार में ही हुआ था। आप लोगों को ये याद रखना है। और कब हुआ था? तो ये भी याद रखना है कि 17 अगस्त 1961 ईस्वी मुजफ्फरपुर, बिहार में ही अनामिका जी का जन्म हुआ। तो अब हम लोग इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उनकी ओर चलते हैं। तो देखिए हम लोगों का पहला प्रश्न क्या है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो देखिए हम लोग अभी भी इसके बारे में बोले हैं और बताएं भी आप लोग को कि इसके बारे में पूछा ही जाता है। और पहला प्रश्न ही हम लोगों का ये आ गया कि कवित्री अनामिका जी का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि कब हुआ था इनका जन्म? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1961 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या है कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है? सफलता। सफलता की पहली मुस्कान। और दूसरा ऑप्शन क्या है? विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध। और तीसरा ऑप्शन क्या है? विफलता पर छलके आंसू। और चौथा ऑप्शन है सफलता पर उमड़ा उत्साह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं इसका सही उत्तर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विफलता पर छलके आंसू। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का चौथा प्रश्न है, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? क पर। और दूसरा ऑप्शन है ग पर। और तीसरा है ख पर। और चौथा है अंगा पर। तो घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? अंगा पर आके थमक जाता है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और आप लोगों को याद रखना है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो इसका पहला ऑप्शन है अनामिका। और दूसरा ऑप्शन है जीवनानंद दास। और तीसरा ऑप्शन है वीरेंद्र डंगवाल। और चौथा है कुंवर नारायण। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आप लोगों को पता होगा क्योंकि इस बार पाठ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इनकी लेखिका के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि इनका क्या है? अनामिका जी। अनामिका जी के द्वारा ही ये काव्य संकलन किया गया है। इनका रचना कौन है? इनके रचनाकार अनामिका जी। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो आप लोगों को याद रखना है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? वृजनंदन किशोर। और दूसरा ऑप्शन है शिवनंदन किशोर। और चौथा है श्याम नंदन किशोर। और चौथा ऑप्शन है जयनंद किशोर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। अनामिका जी के जो पिता थे उनका नाम था श्याम नंदन किशोर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है।
अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं और अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? तो इसमें क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पहला ऑप्शन है भारत माता और दूसरा है स्वदेशी और तीसरा है हमारी नींद और चौथा है अक्षर ज्ञान। तो हम लोग किस पाठ को पढ़ रहे हैं? अक्षर ज्ञान को। इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षर ज्ञान। इसी कविता से ये संकलित है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं और अगला प्रश्न है हम लोगों का अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? गलत पते की चिट्ठी से। और दूसरा क्या है? बीजाक्षर से। और तीसरा ऑप्शन है कहती है औरतें से और चौथा ऑप्शन है कवि ने कहा से। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवि ने कहा से। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? कवि ने कहा से। डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है ये। और अब अगला प्रश्न जैसे अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगा के ड को बेटा क्या समझता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? माँ और दूसरा है बहन और तीसरा है भाई और चौथा है पिता। तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगा के ड को बेटा क्या समझता है? माँ समझता है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ए नंबर ऑप्शन माँ समझता है। अब अगला प्रश्न हम लोगों का है कि उसका उसका ख खरगोश की खालिक बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो देखिए आप लोगों को इससे तो पता चल जाएगा कि हम लोग जो है ये पंक्ति किस पाठ की है क्योंकि हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज कर रहे हैं प्रश्न को। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताने का प्रयास करें। तो देखिए इसका ऑप्शन है पहला अक्षर ज्ञान से और दूसरा है हमारी नींद से और तीसरा है लौटकर आऊंगा फिर और चौथा है मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? अक्षर ज्ञान से। अनामिका जी के द्वारा जो रचित है ये पाठ अक्षर ज्ञान से। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा और आप लोग इसको याद रखें। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं और अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है? कवित्री अनामिका जी के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? खरगोश और दूसरा है क और तीसरा है घड़ा और चौथा ऑप्शन है कमला। तो कवित्री अनामिका जी के अनुसार चौखटे में क नहीं अटता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क। अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रश्न कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क, बी नंबर ऑप्शन। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं और अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ से नहीं अटता है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ से नहीं अटता है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? खिड़की में और दूसरा है गमले में और तीसरा है चौखटे में और चौथा ऑप्शन क्या है? घड़े में। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? चौखटे में। सी नंबर इस ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चौखटे में नहीं अटता है। तो हम लोगों का जो उस पाठ में जितने भी प्रश्न थे वो खत्म हो चुका है अब और हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे अब और इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको देखने वाले हैं। तो हम लोगों का ये पाठ है लौटकर आऊंगा फिर। इस पाठ का क्या नाम है? लौटकर आऊंगा फिर। और इनके रचनाकार कौन है? जीवनानंद दास जी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है तो आप लोगों को बताना है जीवनानंद दास जी इनके रचनाकार है। और ये बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित
कवियों में से एक है। क्या है? बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। आप लोगों को ये याद रखना है। और जीवनानंद जी के बारे में उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी हम लोग जान लेते हैं। और इनका मृत्यु कब हुआ था, ये भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1954 ईस्वी में हुआ था। ये 55 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया था। आप लोगों को ये याद रखना है। तो अब हम लोग जो है इस पाठ के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है, लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। क्या है प्रश्न? कि लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित है। तो पहला ऑप्शन क्या है? जीवनानंद दास, और दूसरा है विनोद कुमार शुक्ल, और तीसरा ऑप्शन है प्रयाग शुक्ल, और चौथा है कुंवर नारायण। तो देखिए, लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित है। तो यहाँ आप लोगों को जो है कंफ्यूजन हो सकता है कि आप लोग समझेंगे कि ऐसा पूछ रहा है प्रश्न कि किनके द्वारा रचित है, लेकिन रचित के बारे में नहीं पूछ रहा। अगर पूछा जाए कि ये कविता किनके द्वारा रचित है, तब आप लोगों को बताना है जीवनानंद दास जी। यहाँ पे लेकिन पूछा गया कि किसके द्वारा भाषांतरित है, तो आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर? प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा ये कविता जो है भाषांतरित है। तो आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल। और अगला प्रश्न अब लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? कि लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? बिहार में, और दूसरा है बंगाल में, असम में, और तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, और चौथा है बंगाल में। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? बंगाल में। क्योंकि लेखक का जन्म जो है वो बंगाल में हुआ था। आप लोग को ये भी याद रखना है। इसीलिए लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करता है? बंगाल में। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो इनके रचनाकार कौन है ये आप लोगों को बताए भी हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? जीवनानंद दास जी। लौटकर आऊंगा फिर कविता शीर्षक के लेखक कौन है? जीवनानंद दास जी। अब अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। कवि जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोगों को इस प्रश्न के बारे में पता होगा, क्योंकि बताए भी हैं। और हम लोग जिस भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसीलिए आप लोगों को जो है हर एक चैप्टर के बारे में, उनके लेखक के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, हर एक चैप्टर में, हर एक पाठ में जो है प्रश्न पूछा जाता है लेखक के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इसको जो है आप लोगों को याद रखना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? 1896 में, और दूसरा है 1899 में, और तीसरा ऑप्शन क्या है? 1897, और चौथा है 1898। तो देखिए, अभी आप लोगों को हम बताए भी थे कि 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1954 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर? बी नंबर ऑप्शन, 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब अगला प्रश्न हम लोगों का है, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है? झारा पालक, और दूसरा है धूसर पांडुलिपि, और तीसरा है नवलता सेन, और चौथा है महापृथ्वी। देखिए, क्या है? वनलता श्री। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी नंबर ऑप्शन, वनलता सेन।
और अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न अब क्या है कि नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, लौटकर आऊंगा फिर, और दूसरा है जनतंत्र का जन्म, और तीसरा ऑप्शन इसका क्या है, हमारी नींद, और चौथा है अक्षर ज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, लौटकर आऊंगा फिर, क्योंकि इसी पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं और आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, जयचंद शुक्ल, और दूसरा है राजवीर शुक्ल, और तीसरा ऑप्शन है जयवीर शुक्ल, और चौथा ऑप्शन है प्रयाग शुक्ल। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, प्रयाग शुक्ल। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है, प्रयाग शुक्ल। डी नंबर ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है। अब अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, कवि जीवनानंद दास किनका हंस बनना चाहते हैं? कवि जीवनानंद दास जी जो है वो किनका हंस बनना चाहते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है, कृषक का, और दूसरा है किशोर का, और तीसरा है किशोरी का, और चौथा है काका का। वो किनका हंस बनना चाहते हैं? तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा किशोरी का। कवि जीवनानंद दास जी जो है वो अपने किशोरी का है हंस बनना चाहते हैं। सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? क्या है प्रश्न कि जीवनानंद दास जी जो है वो किस भाषा के सम्मानित कवि है, उन्हें किस भाषा में सम्मान मिला था, पुरस्कार मिला था? तो पहला ऑप्शन क्या है, उड़िया भाषा के, और दूसरा है बांग्ला भाषा, और तीसरा ऑप्शन है अवधी भाषा, और चौथा है बिहारी भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। तो देखिए जीवनानंद दास जी को जो है वो बांग्ला भाषा के लिए सम्मानित किए गए थे। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बांग्ला भाषा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि खेत खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो पहला ऑप्शन है हिरोशिमा, और दूसरा ऑप्शन क्या है अक्षर ज्ञान, और तीसरा ऑप्शन क्या है लौटकर आऊंगा फिर, और चौथा ऑप्शन है हमारी नींद। तो ये जो है किस कविता की पंक्ति है, लौटकर आऊंगा फिर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो उस चैप्टर में उतना ही बस था, और अब हम लोगों का अगला प्रश्न आ चुका है, अगला जो है चैप्टर आ चुका है, और ये काव्य खंड का अंतिम चैप्टर है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, और अच्छे से इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं उनको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका जो है इस पाठ के लेखक कौन है, रनर मारिया रिल्के, और ये पाठ मेरे बिना तुम प्रभु। तो इस पाठ के जो कवि है उनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मन में हुआ था। तो इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के कवि कौन है, रनर मारिया रिल्के, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मन में हुआ था, ये जर्मन कवि है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इनके जन्म के बारे में भी पूछा जाता है, आप लोगों को हम हर एक चैप्टर में बताए हैं कि इनके जन्म लेखक के जन्म के बारे में कहाँ हुआ था और कहाँ निधन हुआ था, वो भी आप लोगों को याद रखना है। तो इनका जन्म जो है वो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था, और
प्राग ऑस्ट्रेलिया वर्तमान जर्मनी में हुआ था और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था तो ये भी आप लोगों को बताना है कि 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और प्राग ऑस्ट्रिया वर्तमान जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो वहां भी आप लोगों को बताना है कि 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो अब इस पाठ के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो हम लोगों के सामने है। तो क्या है प्रश्न कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो पहला ऑप्शन क्या है? जीवनानंद दास जी और दूसरा है अनामिका और तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है रेनर मारिया रिल्के। तो यहाँ पे तो हम चैप्टर वाइज आप लोगों को करवा रहे हैं तो इसीलिए याद होगा कि इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो इस पाठ के जो लेखक है उन्हीं के द्वारा रचित होगा और उसी के पाठ की ये पंक्ति हो सकता है। तो यहाँ तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखना है, ध्यान में इस बात को कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेनर मारिया रिल्के। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो पहला ऑप्शन क्या है? अंग्रेजी और दूसरा है जर्मन और तीसरा ऑप्शन है रूसी और चौथा है फ्रांसीसी। तो इस पाठ के जो लेखक है मेरे बिना तुम प्रभु, ये जो पाठ है इनका लेखक कौन है? अभी आप लोगों को बताए भी हैं कि इनका लेखक जो है वो कौन है? उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? जर्मन में हुआ था। तो इसीलिए वो जर्मन भाषा के में ही अनुवाद करते थे किसी भी चीज को क्योंकि उन्हें जर्मन अच्छे से आता है। तो क्या हो जाएगा? जर्मन। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? जर्मन से। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। रेनर मारिया रिल्के जी का जन्म जर्मन में हुआ था, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में। तो आप लोगों को याद रखना है। और अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा और दूसरा है अशोक वाजपेयी और तीसरा ऑप्शन है वीरेन डंगवाल और चौथा है रेनर मारिया रिल्के। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? रेनर मारिया रिल्के। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पाठ के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का जो हिंदी रूपांतरण है वो किसने किया था? तो हिंदी में रूपांतरण किसने किया था ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? वीरेन डंगवाल और दूसरा ऑप्शन क्या है? कुंवर नारायण और तीसरा है जीवनानंद दास और चौथा है धर्मवीर भारती। तो आप लोगों को याद रखना है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वहां वहां आप लोगों को बताना है कि धर्मवीर भारती जो है वो इनका हिंदी में रूपांतरण किए थे और इनको लिखे कौन थे? इनके रचनाकार कौन है लेखक? तो रेनर मारिया रिल्के। यहाँ पे प्रश्न में जो है आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है तो आप लोग ध्यान से इस बात को याद रखें कि इस कविता को हिंदी में रूपांतरण धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया है और इस पाठ के लेखक जो है वो रेनर मारिया रिल्के हैं। तो आप लोगों को याद रखना है। अब अगला प्रश्न हम लोगों का है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि है? तो अभी भी पिछले प्रश्न को हम लोग इसी पे डिस्कस कर चुके हैं कि रेनर मारिया रिल्के जी जो है वो जर्मन भाषा के कवि हैं क्योंकि इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था तो ये इन्हें अच्छे से जर्मन आता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जर्मन भाषा के कवि हैं रेनर मारिया रिल्के जी। और अगला प्रश्न अब हम लोग लेते हैं। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं?
तो पहला ऑप्शन क्या है? मानव के चरणों में, और दूसरा ऑप्शन है पशु के चरणों में, और तीसरा ऑप्शन क्या है? प्रभु के चरणों में, और चौथा है नारी के चरणों में। तो रेनल्ड मारिया रिल्के जी जो है वो प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सी नंबर ऑप्शन। आप लोगों को याद रखना है कि रेनल्ड मारिया रिल्के जी प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि लहूलुहान हो जाएंगे। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? रेनल्ड मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हम आप लोगों को जब परिचय के बारे में बता रहे थे तो वहां भी बताए हैं कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में। याद रखना है आप लोगों को। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, और अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? पहला है रौद्र, और दूसरा है भक्ति, और तीसरा है वीर, और चौथा है श्रृंगार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो ये जो है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, भक्ति। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव से है? भक्ति के भाव से। उनके अंदर भक्ति है और वो कहते हैं कि प्रभु आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे और आप भटकेंगे लहू लुहान। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब हम अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो इसका क्या है? पहला ऑप्शन अनामिका द्वारा, और दूसरा ऑप्शन क्या है? जीवनानंद दास द्वारा, और तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा है धर्मवीर भारती के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित है। किस कवि द्वारा? तो धर्मवीर भारती जी के द्वारा। तो आप लोगों को याद रखना है। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता ये किस कवि के द्वारा रचित है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये जो है किनके द्वारा रचित है। आप लोगों को इसके कवि के बारे में बताना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किनके द्वारा भाषांतरित है, तो यहाँ पे आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्योंकि यहाँ पे भाषांतरित और उनके लेखक जो रचना किया है, इस दोनों प्रश्न में अंतर है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी भाषांतरित पूछे तो उसका उत्तर आप लोगों को लेखक के बारे में नहीं बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? कि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार पिता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के के अनुसार पिता का नाम क्या है? तो पहला है विल्सन रिल्के, और दूसरा है जोसेफ रिल्के, और तीसरा इसका क्या है? विलियम रिल्के, और चौथा है जीनस रिल्के। तो इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर देने का आप लोग प्रयास करें कि क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। जोसेफ रिल्के। रेनर मारिया रिल्के जी के पिता का नाम जोसेफ रिल्के है। बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोगों का है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन क्या है? जीवनानंद दास, और दूसरा है वीरेन डंगवाल, और तीसरा ऑप्शन है रेनर मारिया रिल्के, और चौथा ऑप्शन है नारायण, कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा कि इस पाठ का लेखक कौन है। इस पाठ के लेखक रेनर मारिया रिल्के जी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के जी। क्या? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रश्न करवाया जा रहा है, तो इसीलिए जिस पाठ को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को, तो उसके लेखक के बारे में आप लोगों को पता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे जान सकते हैं
कि रेनर मारिया रिल्के जी के द्वारा है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि एग्जाम में आप लोगों से चैप्टर वाइज नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है इस प्रश्न के बारे में। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अब हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पड़ोसी को, और दूसरा ऑप्शन क्या है? साधु को, और तीसरा क्या है? भक्त को, और चौथा है प्रभु को। तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? तो भगवान को ही संबोधित करेंगे, प्रभु को। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, प्रभु को वो संबोधित करते हैं। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि रैनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है, इनकी जो है काव्य शैली वो क्या है? पहला ऑप्शन है परंपरागत, और दूसरा है गीतात्मक, और तीसरा है व्यंग्यात्मक, और चौथा ऑप्शन है विवेचनात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रैनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गीतात्मक। रैनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। अब अगला प्रश्न हम लोगों का है, रैनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? रैनर मारिया रिल्के जी उनके माता का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है? कार्नेलिया, और दूसरा है मारिया, और तीसरा है मरियम, और चौथा है सोफिया। तो आप लोगों को याद रखना है कि इनकी माता का नाम क्या है? सोफिया। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनकी माता का नाम सोफिया थी। तो देखिए, इस आज के वीडियो में हम लोग जो काव्य खंड के 5 पाठ थे उन सभी को एक ही वीडियो में खत्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।